नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज 33वां दिन गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो वक्त बीतता जा रहा है, क्या उपराज्यपाल साहब को ये पता है ये एम्प्लॉयज इन्हीं के हैं और उपराज्यपाल साहब के अंडर ही ये लोग काम करते हैं। यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है आज भी उपराज्यपाल साहब के अंडर है। दरबार मूव हो चुका है, लोग कश्मीर से जम्मू आ चुके हैं क्योंकि सर्दी वहाँ है और यहाँ जम्मू में आराम करना है, धूप सेकनी है और हर चीज की जो व्यवस्था है वो लेनी है। देगा कौन व्यवस्था? व्यवस्था देने वाले यही लोग हैं। सफाई कर्मचारी, प्लम्बर्स और भी बहुत से जो काम है ये लोग करते हैं। उन लोगों की देखभाल ये करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जो प्रशासन इस वक्त जिसको इनके बारे में सोचना चाहिए था, क्या वो तत्पर है? मैंने पहले ही बोला, ये सारा काम कर कर अपना काम निपटा कर फिर इस धरने पर आकर बैठते हैं। यानी कि धरना भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इनको जो कैबिनेट ऑर्डर इनका आया था 2001 से पहले, वो कैबिनेट ऑर्डर उपराज्यपाल साहब तक पहुंच रहा है? यानी कि नहीं, जो नीचे के उनके लोग हैं वो ये ऑर्डर पहुंचाना नहीं चाहते। अब श्यामलाल जी ने एक और कमेटी गठित कर दी है, उसके चेयरमैन बन गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में कोई पोस्ट तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज का चेयरमैन उनको बना दिया गया है, गठित कर दिया। आप एम्प्लॉयज को देखिए, क्योंकि ये वही श्यामलाल शर्मा जी है जिन्होंने इन लोगों का काम होने नहीं दिया था जब वो दूसरी पार्टी में थे। अब जिस पार्टी में वो आए हैं, अब वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जीतने के बाद करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल इनको आश्वासन दे दिया गया है, आपका जो ऑर्डर है वो हमने कर देंगे। अब ऊपर तक बात होगी। ऊपर यानी कि ऊपर कौन बैठा? ऊपर मोदी साहब और उनके नीचे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। दो व्यक्ति हैं जो इनकी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त हिमाचल और गुजरात की इलेक्शन में व्यस्त है। इलेक्शनों का दौर है, जम्मू कश्मीर का डंका बजाया जा रहा है। 370-35 से तोड़कर यहाँ खुशहाली बरहाली उन्होंने करवा दी है। यहाँ देखिए, 370-35 से भारतीय जनता पार्टी खुद का मैनिफेस्टो था, यानी कि जो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा वो जम्मू कश्मीर के खाते में जबरदस्ती डाल दिया गया 370-35 से, और यहाँ की पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हमें मिला क्या? यहाँ पर ये धरने प्रदर्शन, पूरे जम्मू में लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो हो रही है। ये 370 एप्रूवेशन के बाद हुआ, जब फलती फूलती स्टेट को खत्म कर कर। हाँ, ये चीज थी, इनके मैनिफेस्टो में स्टेट का कोई जिक्र नहीं था, इन्होंने वो भी तोड़ दी। इन्होंने कह दिया यूटी बना दीजिए। क्या पता जब नया मैनिफेस्टो आएगा उसमें ये डाल देंगे कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेट का दर्जा मिलेगा, फिर जाके इलेक्शन में इनको फायदा मिलेगा। ये भी चीज हो सकती है। बहरहाल इनसे बात करते हैं। अब जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में श्यामलाल जी वही मंत्री थे जिन्होंने पहली भी जो कैबिनेट ऑर्डर आया था उसमें काम कर सकते थे। यानी कि इस वक्त आपको जो पक्का मुलाजिम था, इस वक्त डेली बेजर जो आपको टैग लगा हुआ है, ये हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। इलेक्शन प्रोसेस में उलझे रहे, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर एक बार आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेली विजर है यहाँ पर हड़ताल पे 33 दिन हो चुके हैं, और आपने हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा कि श्यामलाल शर्मा जी जैसे आज बीजेपी के जो कमेटीज है यहाँ पर, एक 8 साल से जम्मू कश्मीर में यूटी राज है, उसमें बीजेपी का राज है। यूटी का तो एक है क्या, बीजेपी का राज है, चाहे पूरे भारत के अंदर, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कब्जा इनका है। इस रियासत पर आज जम्मू कश्मीर की जो रियासत हुआ करती थी, आज इसको यूटी बनाया। इस रियासत के ऊपर जो बैठे हैं मगरमच्छ, वो है हमारे जो यूटी बीजेपी के 25 एमएलए, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर। और जिस तरह आपने श्यामलाल शर्मा जी की बात कही, क्या करें, श्यामलाल शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर को 61,000 जो डेली विजर है, फारूक अब्दुल्ला के जमाने में, उमर अब्दुल्ला के जमाने में, मुफ्ती महबूबा के जमाने में, जब श्यामलाल शर्मा जी कैबिनेट डिसीजन मीटिंग के अंदर से भाग जाते थे, तब हमें पता लग चुका था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों की किश्ती डुबाने में किसका हाथ है और इस किश्ती को किसने डुबाया। ये भाग बिल का भाग बन रहे थे उस टाइम। ये जो कैबिनेट यहाँ पर स्टेट की हुकूमतें हुआ करती थी, और श्यामलाल शर्मा जी जब भी शाम को न्यूज आती थी, 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर के अंदर बैठा होता और अपने घरों के अंदर एक खुशहाली का, दिवाली का, ईद हो या क्रिसमस हो, ऐसे त्योहार की जिस तरह
एक इंतजार होता है, वैसे ही टेलीविजन ठहरते थे कि आज फलानी सरकार मीटिंग करने जा रही है और यहाँ पर फैसला आएगा। लेकिन शाम का टाइम जब हो जाता था, सेक्रेटरीट के अंदर से कॉल आती थी या कोई मैसेज आ जाता था, क्या हुआ, ऑर्डर हुए, कहते थे श्यामलाल शर्मा कैबिनेट मीटिंग जो मंत्री है वो भाग चुका है। जब उमर अब्दुल्ला साहब आए उस टाइम भी हमने पूछा, अरे राथर ही भागा या श्यामलाल शर्मा जी, पर सुनने में आया राथर भी भाग चुका और श्यामलाल शर्मा जी भाग चुका। कौन सी आपकी डिपार्टमेंट में इतनी पावर थी कि हर मंत्री को आप भगा देते थे? देखो, एक ही हम कहना चाहते हैं कि श्यामलाल शर्मा जी आप फिर दोबारा से जम्मू कश्मीर का विकास करने के लिए आ चुके हैं और हम उनको यहाँ से दिल की गहराइयों से एक मुबारकबाद पेश करते हैं। श्यामलाल शर्मा जी, पहले भी आप श्यामलाल थे और अब भी आप श्यामलाल ही हैं। देखो, श्यामलाल जो है वो श्यामलाल ही रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। हम फिर भी उनको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन है कि बीजेपी ने अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो किश्ती है, और इनको पता लग चुका है कि हमारी किश्ती भी अब वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी की किश्ती जम्मू कश्मीर के अंदर डूब चलेगी। उसमें श्यामलाल शर्मा जी नहीं है, ये किश्ती नहीं है, ये टाइटैनिक का जहाज बन चुका है और इस जहाज में सभी लोग चढ़ चुके हैं। अब श्यामलाल जी इस बार भागेंगे या भगाएंगे या आपको ऑर्डर करवाएंगे? हमें यकीन है अगर इनके दिल, इनका परिवार होगा, इनके बच्चे होंगे, इनको जनता जनार्दन योजना का पता होगा, सबका साथ सबका विकास जो इनका नारा वो खोखला नहीं होगा। पूरे भारत के अंदर आज ये मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। यही बेटियां जो है आज दिवाली भी यहीं पर दफ्तरों के अंदर बनाई। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं और जितने भी हमारे अमित शाह साहब जी हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी साहब हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, अरे मोदी साहब, जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है इनका विकास कब होगा? जम्मू कश्मीर का विकास कब होगा? यहाँ का विकास कब होगा? स्टेट भी गलत, धारा भी गलत, डेली विजन भी गलत और बीजेपी सच्ची है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि इंसाफ है। आज मैं पूछना चाहता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट का जो डेली विजन है, अरे बीजेपी के 25 एमएलए, रविंदर राणा जी, डिविजनल कमिश्नर साहब, श्यामलाल शर्मा जी, ये कैबिनेट डिसीजन आपने परसों पढ़ा? हम उनके घर में गए, हम बिल फिर भी बताएंगे, श्यामलाल शर्मा जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारे से फाइल ये पकड़ी है, बल्कि अपना बायोडाटा भी उन्होंने दिखाया, बताया भाई आपके जो कैबिनेट डिसीजन है, आपने तो हम कैबिनेट मुझे दिखाया, कहा इसमें तो 500 एम्प्लॉइज बनता है, लेकिन हमारे पास फिगर जो है 413 का है। फिर भी उसमें हमने ब्रीफ करके हमारे साथियों ने कहा, श्यामलाल शर्मा जी, इसमें कुछ साथी नौकरी छोड़ चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, लेकिन फाइल उन्होंने दिखाई और बात उन्होंने सुनी और कैबिनेट डिसीजन भी पढ़ा। जहां तक हमें यकीन है, मुझे उम्मीद है, अगर सच्चाई होगी, कमेटी का कोई यहाँ पर एक झूठी जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक प्रभुगंडा नहीं बनाया होगा। श्यामलाल शर्मा जी ने सब पहले की तरह जिस तरह भाग जाते थे वैसा कोई एजेंडा नहीं बनाया होगा, तो जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी होगी और श्यामलाल शर्मा जी भी हमें बुलाएंगे, चाहे रविंदर राणा से डिस्कस करानी हो या एलजी मनोज सिन्हा से डिस्कस करानी हो, इस कैबिनेट डिसीजन के ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट का जो मुलाजम है आज भी बीजेपी को बात करनी होगी और कल भी करनी पड़ेगी और रविंदर राणा को भी करनी पड़ेगी और नरेंद्र भाई मोदी जी से भी बात करेंगे, अमित शाह साहब से भी बात करेंगे। बहरहाल तो अभी बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि गुजरात इलेक्शन चल रही है और वो लोग वहां व्यस्त हैं और वहां पर डंका ये पीटा जा रहा है 370-35 के बाद जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ। मन की बातें जरूर होती है, लेकिन मन की बात में जम्मू कश्मीर का कहीं नाम नहीं है। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से अगर कोई हमारा चुनिंदा नुमाइंदा, यानी कि अगर कोई चुनिंदा सरकार होती तो इन लोगों की आवाज सुनती। आवाज कैसे सुने? पिछले 8 साल से इलेक्शन नहीं होने दी। अगर इलेक्शन हो गई तो इनका एजेंडा किस तरह चलेगा? अगर ये एजेंडा चलाएंगे, पहली स्टेट थी, स्टेट बनाने के बाद यूटी बना दी, यूटी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल इसलिए किया क्योंकि इनके जो एजेंडे हैं वो उनको अब सुलझाने हैं। अभी अपने एजेंडे सुलझाने के लिए नई नई कमेटियां गठित कर रहे हैं। कमेटियों से अब इन लोगों का क्या बनेगा? कमेटी गठित की गई है, पहली सैलरी आती थी तो आप कमेटी डालते थे, बाद में जब कभी कमेटी खुलती थी कुछ ना कुछ आप बनाते थे। अब कमेटी आपकी नौकरी की है। अब क्या लग रहा है, ये कमेटी कौन निकालेगा? सबसे बड़ा आपका धन्यवाद। आपने बात की कमेटी अब कौन बनाएगा। कमेटी तो हमारे बीजेपी वालों ने ही बनानी है, क्योंकि अगर इनने अपना मुकद्दर बदलना है तो डेली वेजर 8,000 मुलाजमों के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो वरना ये अकेले रह जाएंगे। पैसों की जगह वोट अब वोट की कमेटी होगी, क्योंकि अगर ये अपना फायदा लेंगे तो 8,000 के साथ
5 ही मेंबर लगा के 10 लाख मुलाजम जो है परिवार जो है 10 लाख परिवार इनके पीछे हैं। और हम छाना बिछाना, हमें उम्मीद है कि हमारे मसले जो श्यामलाल जी जो हैं वो जल्दी, उनने 10 दिन का टाइम लिया है और 10 दिन के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि हमारे मसले जल्दी वो हल करेंगे। और हल करने के बाद हमारा शाना बिशाना उनके साथ होगा। अगर हमारा मसला हल होता है तो हम उनके साथ हैं, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो 61,000 के परिवार जो है 10 लाख उनके साथ नहीं होगा। और जहां ये जाएंगे हमने वहां इनके अगेंस्ट में धरना लगाना है, अगेंस्ट के खिलाफ खड़ा होना है कि ये वही बीजेपी वाले हैं जिन्होंने कमेटियां बना बना के हमारा इतना भविष्य यानी कि बना दिया। जी पहले दौड़ते थे, अब आप उनको भगाएंगे। हाँ ना, हमारा मसला हल करेंगे तो हम उनके साथ है, तन धन और मन धन से के साथ। मसला हल नहीं किया, अगर मसला हल नहीं किया, जहां भी इनकी रैली होगी हमारा तमाम 61,000 का जितने भी मुलाजिम हैं वहां इनके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे। वहां कबड्डी का मैच शुरू हो जाएगा। फिर छक्का कौन मारेगा, चौका कौन मारेगा, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। कबड्डी एक अलग चीज है और क्रिकेट एक अलग चीज है। क्रिकेट छक्का कौन मारेगा, चौका कौन मारेगा। अब ये गेम क्या एथलेटिक में चलेगी? क्योंकि एथलेटिक में दौड़ होती है और मैंने कबड्डी की बात की। कैसे भागेंगे? भागना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं? इनका काम कब करवाएंगे, इनसे बात करते हैं। सर, अब जिस तरह से आपने एक मीटिंग की, आप मिले जाके, डिपकॉम से भी अप्रोच कर रहे हैं, लगभग एक साइन की जरूरत थी, आपका ऑर्डर पक्का था, यानी कि आप जितने यहाँ लोग हैं आपने पक्का होना था। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखिरकार क्यों पक्का करना है, कारण क्या है? पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अब दर्द इसलिए पेट में हो रहा है क्योंकि हम धरना प्रदर्शन में हमने ठान लिया है, तो पालसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने बिल्कुल ठान लिया है, काम भी अपना हमने पकड़ कर रखा है और धरने प्रदर्शन भी हम उतरे हैं। हमने जहां तक बोल दिया है कि बीजेपी इलेक्शन भी करवाएगी, जहां इनकी रैली होगी हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। इधर से ही हम इकट्ठा होके जहां भी होंगे हम बोलेंगे ये देश के गिरदार है, ये गरीबों के पेट पे सूरा गोबरे वाले हैं, ये हमारा मसला हल करने वाले नहीं है। अगर ठीक है, मैं वेलकम करता हूँ कमेटी का, क्योंकि इनको मालूम हो चुका है कि डेली बजट का करेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा। ऊपर से डंडा आया है कमेटी का। जी 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 बिल्कुल, हम वेलकम करते हैं। तब तक हमारी पॉलिसी नहीं आएगी तो हम धरना प्रदर्शन नहीं उठाएंगे, ताकि कुछ भी हो जाए। इलेक्शन लॉस भी हो जाएगी तो हम इधर बैठे रहेंगे। इलेक्शन की रैली मैंने पहले बोला, उधर जाके भी हम बीजेपी मुर्दाबाद हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे फाका किसी के शिकार हो रहे हैं, स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, बच्चों को फीसें नहीं दे पा रहे हैं। पेन कापी तो बात है अलग है, लेकिन हम किसी की हमदर्दी नहीं जताएंगे, ना तो किसी को हम पूछेंगे। प्रदेश अध्यक्ष एक चीज बोलते हैं हर बार कि हमने पैसे बढ़ाए, 75 रुपए बढ़ाए, 500 रुपया बढ़ाया। ये है क्या? ये जो 75 रुपए बढ़ाए, पल्ली मोड़ में जब नरेंद्र भाई मोदी आए तो हमने डेली वे ने ठान लिया था कि हमने जाना विरोध करना है। जैसे माननीय अमित शाह जी भी आए थे, 130 करोड़ की रैली में से आपके लिए 75 रुपए निकले। हमारे 75 रुपए इन्होंने एक दिन पहले ही लॉन्च कर दिया ताकि ये बंदे खुश हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं। लेकिन हमने सोच लिया कि 75 रुपए बढ़ाया है हमारे साथियों ने, हमने वो भी माना नहीं है, लेकिन हमने फिर भी धरना प्रदर्शन पर उतरे कि 75 रुपए बढ़ाना कुछ ज्यादा नहीं है। आज भी हम 300 रुपया दे रहे हैं, लेकिन तो भी रोड पे बैठे हमने इसलिए ब्लैक दिवाली मनाई है। हर बड़ा दिन जो भी होता हमने रोडों पे मनाया। तो किस मैम हमारे ने पूछा कि जो क्रिसमस आएगा तो मुझे लगता वो भी रोड पे आना पड़ेगा, हमें रोडों पे मनाना पड़ेगा। इतनी मोहब्बती जलाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ताकि हम इलेक्शन का लॉन्च जो करेंगे ना, इलेक्शन का बिगल बजेगा, उसकी हम इंतजार करेंगे कि इनकी रैलियां जब होगी तो हम विरोध डट के करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक चीज पूछूंगा, 370-35 से इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने खत्म कर दिया। अब बात की आपने क्रिसमस की, इन्होंने बोला कि ईसाई धर्म के लोगों को हमने यहाँ पर हक दे दिया, गोरखा समाज के लोगों को हमने यहाँ पे हक दे दिया। मैनिफेस्टो अपना था लेकिन हक इनको दे दिया। जब पक्का करने की बारी आती है तो तब हक कहा जाता है। वो जो हक है, जो हमारे भाई बहन जो पढ़ लिख कर अपने स्टेट सर्टिफिकेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो लादा बात है। जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों में एजुकेशन नहीं पढ़ा जा रहे हैं, तो उनको क्या हक मिला? ताकि जे मेरी माताएं बहन है, जे काम कर करके इनके कमरे टूट गई हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि जो गलत बयानबाजी आ रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे का उद्दा बोला होता है,
जो जो बंदे मेरे काम कर रहे हैं इनका अलग होता है, हर बंदे का अपनी अपनी भूमिका है। जैसे पीएचई के वो खड्डे खोदते हैं तो भी हमारे 5-5, 4-4 फुट जाके पैपों को ढूंढते हैं। तो फिर पढ़े लिखे अपनी जगह होते हैं, जो वो भी पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं। मैट्रिक पास लगा लो तो जो मिडिल पास लगा लो वो लग गया। मेहनत तो गरीबी करता ना, खून पसीना गरीबी बगाता है। लेकिन ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि जे इनका रेगुलर पॉलिसी करेंगे, एक कमेटी का गठन किया, लेकिन मैं समझता हूँ कमेटी कोई गवर्नमेंट नहीं है की। जे कहते हैं हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, एक तरफ से जे कमेटी बना रहे हैं, जे जुमले वादे कर रहे हैं, जे हमें समझ नहीं आ रहा जे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरा नंबर कहते हैं एलजी हमारी बात नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनता, एडवाइजर हमारी बात नहीं सुनते। तो भाई नहीं सुनते हैं तो प्रेस क्लब मैदान खुला, आ जाओ मैदान में, वो विरोध करो, बोर्ड भी भरेगा आप पर तो पब्लिक की खुश होगी। क्यों लोगों को मारा जा रहा है, क्यों गरीबों को रोड पे बिठाया। मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों के होते हुए हमें रोडों पर नहीं बैठे, हमने कभी ब्लैक द वैली नहीं बनाई। जैसे मैंने बीजेपी के कार्यकर्ता 25 के 25 होने के बावजूद रोडों में बनाई है, लेकिन 25 के 25 कोई भी हमदर्दी हमारे पास नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप क्यों बैठे हो। लेकिन नहीं, ये नई नई राजनीतियां कमेटी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई साहब कोई पॉलिसी लाओ, पॉलिसी लाओ, कोई कुछ हमारा ऑर्डर करो। आप एलजी को फौरी तौर पर संदेश दो कि रेगुलर पॉलिसी दे दो। फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, मैं आपसे भी एक कुछ चीज जानना चाहूंगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं यहाँ पर अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताइए और अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं ग्रेजुएशन की हुई है। और ये जो बीजेपी के लीडर हैं जो बांडीपुरा से बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग अनएजुकेटेड हैं। अगर मेरे को कोई इतनी सी ये चीज़ बता दें कि भाई अगर हम लोग एजुकेटेड हैं तो ये कितने पढ़े हुए हैं। हमारे में से याद है लोग जो भी हैं 12वीं पास है, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं यहाँ पे पंप ऑपरेटर की नौकरी कर रहा हूँ। पंप ऑपरेटर की नौकरी किस लिए कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को जरूरत थी हमारी तो हम कर रहे हैं। अगर इनको जरूरत नहीं थी तो जिस दिन हम लगे थे तो उसी दिन क्यों नहीं निकाला उन्होंने। दीपक जी, मैं एक चीज पूछूंगा, जिस तरह से जिसने ये बात कही, क्या जब वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं इसको कुछ बनाया गया होगा, क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई डिप्लोमा वहां पर जमा कराया है, या ऐसे बकवास करना शुरू हो गया? सर यह है, अगर इन्होंने ये डिग्री शिग्री जमा करवाई होती तो ये ऐसी लैंग्वेज कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। हर बंदे के अंदर एक दिल होता है जिसके अंदर इतनी सी चीज होती है कि भाई आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो अगर मेरे को बुरा लगता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, अगर मैं हेल्प नहीं कर सकता तो मैं आपका बुरा भी नहीं करूंगा। और ये लोग ऐसे हैं कि भाई अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर इन लोगों से काम लिया जाए ये तो दूसरे दिन ही मर जाएंगे। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हम 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। ये गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम लोग ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं। ये कैसे? ये वो गवर्नमेंट कह रही है बैकडोर एंट्री है जिन्होंने कभी पावर देखी ही नहीं। सबसे बड़ी बात, 8 साल पहले ही कुछ पॉलिटिशियन आते, अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उनको ये चीज नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उससे पहले के लगे हुए हैं। अगर ये चाहते तो आपके बारे में पूछते। केंद्रीय मंत्री है, मैं जहां बोल रहा हूं आपको पता चल रहा होगा, केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी के नजदीक है। अगर वो चाहे 1 मिनट में आपका काम करवा सकते हैं, पर वो करवा नहीं रहे। सर ये मिनिस्टर लोग करने को आए तो सब कुछ कर सकते हैं, करवा इसलिए नहीं रहे हैं कि भाई इनको ये चीज सोचते हैं कि हम छोटे लोग हैं, हमारा इनको बेनिफिट नहीं है। अगर आज ये लोग घर में बैठे हुए हैं, इनको हर एक फैसिलिटी मिल रही है, पानी की फैसिलिटी मिल रही है या सफाई की फैसिलिटी मिल रही है, ये हम लोग ही कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं। ये जो सफाई वाला काम है, ये एक भी बंदा इनमें से एजुकेटेड पर्सन जो भी है, जो BA वगैरह की हुई है, BA वगैरह की है, जिन्होंने ये सब सफाई का काम कर सकते हैं। कोई सीवरेज का काम कर सकता है, ये नाले में घुस के ये काम कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ये पढ़ा लिखा बंदा BA पर्सन जो भी है ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ये गवर्नमेंट सिर्फ जुमलेबाजी कर करके इन्होंने हम लोगों से वोट लिया था, लेकिन हमें देने की बारी आई है जब तो इनके हाथ खड़े हो गए हैं। अगर तो आप लोगों के हाथ खड़े हो गए, जब हमारे हाथ खड़े होंगे तो ये जम्मू से लखनपुर से बाहर ही होंगे। ये जम्मू के अंदर इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको जरूरत है या तो हमारा काम करें, SRO 64 के तहत हमको पक्का करें, नहीं तो ये जम्मू से बाहर चले हैं। बिट्टू जी मेरे साथ हैं, पूरा गांधीनगर एरिया जो है वो इनके पास है, और कहीं ना कहीं इनकी जो कहानी है वो दुखदायक इसलिए क्योंकि बिट्टू जी आपने यहाँ काम करते करते किस तरह की मुसीबतें जो है वो देखी हुई? सर मैंने तो बहुत मुसीबतें देखी हैं, इतनी मुसीबतें देखी हैं। 2010 में मेरी बीबी की डेथ हुई, 2002 में जो कैबिनेट डिसीजन ऑर्डर हुआ हमारा, तो हमारे को उम्मीद हो गई गवर्नमेंट के ऊपर के अब हमारा कुछ हो जाएगा। होते होते
लड़का भी हुआ, फिर बीवी पूछने लगी काश के पापा आप कब परमानेंट हो गए, और पूछती पूछती मर गई। मगर अभी तक मेरे बच्चे जवान हो गए। 2018 में मेरी बेटी की डेथ हुई। ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये सब झूठे वादे करते हैं, जुमली सरकार है ये। इनसे मुन्नी डांस जितना मर्जी करवा लो। मुलाजमों के बारे में पूछो तो इनको कुछ पता नहीं। किसी जितने मंत्री है ना बीजेपी के, मंत्री तो है ही नहीं, ये हमारे जैसे ही अब मंत्री होते थे ये मुलाजमों का कुछ करते। आज देख लो इनके बयान बीजेपी के मंत्रियों के, 25 के 2500 थे ही मुलाजम का बेड़ा गर्क करने के लिए। एक 26वां और उठ गया नया। ये आपने झाड़ू झाड़ू क्यों पकड़ा हुआ है? झाड़ू रशीद खान उठ गया नया बानीपुरे का। इसको मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम जनता को पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बच्चे स्कूल में डाले हैं? बीए पास करवाई आपने? क्या बीए पास करवाई ये झाड़ू मरवाने के लिए? मैं इसको पूछना चाहता हूँ रशीद खान को कि आपने क्या झाड़ू मरवाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या ड्रेन खिलाने के लिए? आए मेरे पास इधर जो बीजेपी का लीडर बार बार बोल रहा है कि मैं कारजार मुलाजमों को अगर गवर्नर साहब पक्का किया तो मैं लाल चौक पे धरना दूंगा। तो पहले जम्मू में तो आ, ये मैंने तेरे लिए झाड़ू पकड़ा है, मैं तेरे को पूछूंगा इसी गांधीनगर चौक में गोल मार्केट में कि तू बोल रहा है कि मैं ये कारजार मुलाजिम को पक्का किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एक बार आ तो सही इधर जम्मू में। झाड़ू से क्या करेंगे? जम्मू से उसको बताएंगे कि जो तूने बीए पास वाले जो है ना, जो तूने रखे हुए हैं वर्कर, जो बीए पास डबल एमए पास जो है, उनको ये झाड़ू देंगे, पैप देंगे, ड्रेन खोलने वाली, गटर खोलने वाली, मेन होल के बीच डालेंगे, गूं के बीच। उसको बोलेंगे भाई तेरे लीडर ने बोला है, जो बीजेपी का लीडर है, कि भाई बीए पास वाला आएगा जितेंद्र राणे की तो जुगल किशोर की लान खोलेगा। मुझे ये बताइए, अभी जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, इंडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो उनको किस तरफ और कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए काम करने के लिए? सारे इनको पता कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। इनको रखना चाहिए म्यूनसिपालिटी में। ये पर्ची काटने के काम आएंगे। जब कूड़ा उठाते हैं ना घरों का तो 100 रुपये की पर्ची काटते हैं। जब मुन्नी डांस सिखाता है ना, इसको 100 रुपये की पर्ची काटने के लिए रखना चाहिए कि चल भी अब तू पर्ची काट। अब लंदन में बना रहा है मोदी होटल। उसने बोला कि मैं दिल्ली में बहुत चाय बेची, अब मैं लंदन में बेचूंगा चाय होटल में। जितेंद्र राणे को रखूंगा मैं उधर डांस कराने के लिए, मुन्नी डांस। क्योंकि कारजार मुलाजिम का तो इसको पता नहीं, कारजार मुलाजिम का इसने किया बेड़ा गर्क। हमने इनको मंत्री बनाया था कि हमारा कुछ मसला हल होगा कारजार मुलाजिम का, मगर नहीं। जब कारजार मुलाजिम का नाम लो ना, जब मुन्नी डांस करता आगे से। हमने तेरे को मंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि तू हमारे को मुन्नी डांस सिखाए, कारजार मुलाजिमों का काम करने के लिए बनाया था। अब अगर कारजार मुलाजिम तेरे को पूछता है तो मुन्नी डांस सिखाता है, यानी कि कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा तो डांस सीख लेंगे आप। ये डांस ही करेगा अब मुन्नी डांस लंदन में, वो भी मोदी के होटल में। अब अमित शाह काटेगा पर्ची तो ये करेगा मुन्नी डांस। अभी देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। यह देखिए ये गुस्सा इनमें फूट रहा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला था कि अनएजुकेटेड जो लोग, मैंने आपसे इनसे बात भी की, इसमें जो लोग हैं वो पढ़े लिखे भी बहुत है, कम से कम 10वीं से ऊपर ही सब है। और जो लोग घरों में बैठ कर, क्या जब भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति आता है क्या उसकी डिग्री पूछी जाती है? क्या उसकी डिग्री ली जाती है? क्या उसको पूछा जाता है भाई तुम 12वीं पास हो? जितना बदतमीज होगा उसको इतनी ज्यादा बड़ी पोस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बदतमीज ही इनको चाहिए, ताकि वो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं इनकी बेइज्जती कर पाए। बोलने से पहले आप सोचिए कि बोल क्या रहे हैं आप। पॉलिटिशियन बाद में है, एक इंसान पहली है। इंसानियत आप में होनी चाहिए, इंसान का पहली सोचिए। इस व्यक्ति ने जितना कुछ बताया या आपने सुना, अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।